Hello guys, welcome to Matchless ITN's channel. Myself Mansingh Yadav. This is Inside Talk. Today we have very special person. I would like to say two lines for him. परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं. परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं. वो लोग रहते हैं अक्सर खामोश, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं. ऐसे ही हरियाणा के एक छोटे से शहर से आया हुआ लड़का अपनी मेहनत और लगन से उसने यूपीएससी 2018 में आईएएस एग्जाम क्लियर किया एंड नाउ ही इज पोस्टेड इन अरुणाचल प्रदेश एंड कंट्रीब्यूटिंग हिज सर्विस इन बीआरओ. It is great pleasure for me to introduce our speaker today, who is going to talk to us about his motivational journey. So welcome to Ritesh Taya sir for being with us. Hello sir. Hi brother, good evening. Good evening sir. कैसे हो आप सर? थैंक यू. बढ़िया यार, थैंक यू ब्रदर. ये दो सब तो नहीं थे यार, सब तो काफी थे ये, पर अच्छा लगा आपने इतने अच्छे से प्रिपेयर किया था, इतने अच्छा से ये दो लाइनें बोली हैं. और मैं आपको हार्दिक बधाई देता हूँ कि आपने हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराया कि जिस पे हम इनफॉर्मली थोड़ा बात कर सकते हैं, वरना नॉर्मली हम जहाँ भी जाते हैं तो हमें थोड़ा फॉर्मल रहना पड़ता है. बट ये काफी अच्छा प्लेटफॉर्म है मेरे लिए, एंड आई वुड लव टू हैव ए वेरी नाइस कन्वर्सेशन विद यू. Thank you so much sir for your kind words. Sir, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आपकी पास जर्नी से है कि आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा था एंड आपने कब ईएस स्टार्ट किया? ब्रदर, फैमिली बैकग्राउंड में जैसे मेरे फादर हैं, तो मेरे फादर गवर्नमेंट सर्वेंट है और मदर मेरी हाउसवाइफ है. और एक मेरी बड़ी सिस्टर है, एल्डर सिस्टर, शी इज एल्डर टू मी. तो उसके बाद क्या हुआ कि फिर हम करनाल आए हैं. हम करनाल 2010 में शिफ्ट हुए हैं. एक्चुअली आई वाज इन 10th क्लास देन. तो उस टाइम तो ऐसा कुछ नहीं सोचा था कि यार आईएएस बनना है या कुछ बड़ा ऑफिसर बनना है, ऐसा उस टाइम पे कुछ नहीं था. हाँ, कभी कभी लगता था कि आईएएस का जरूर सोचते थे कभी कि आईएएस बनेंगे, क्योंकि जब हम छोटे होते हैं तो हम सुनते ही हैं. मेरे फादर भी गवर्नमेंट सर्वेंट है, तो बात चलती रहती थी कि ये लड़का आईएएस बन गया, वो लड़का आईएएस बन गया, बच्चे मेहनत कर रहे हैं. पर दूसरा ये था कि जैसे मेरे फादर गवर्नमेंट सर्वेंट है, टीचर है बेसिकली वो, तो थोड़ा एक प्रेशर भी रहता है कि मैं टीचर हूँ यार, तो मेरा बच्चा अच्छे से स्कोर करे. तो वो थोड़ा सा बैलेंस करके चलना पड़ता था, क्योंकि वो थोड़ा उस टाइम होता भी है कि स्कूल में कि बंदा जितना हो सके एंजॉय करे, गेम खेले. और ये है कि भाई बाद में रिपोर्ट कार्ड भी घर दिखाना है, और आप छुपा भी नहीं सकते. टीचर, मेरे फादर टीचर, उनको सब पता होता था कि इस मंथ में रिपोर्ट कार्ड आता है, ऐसे ऐसे नंबर होते हैं, उनको पागल भी नहीं बना सकते थे. तो ये थोड़ा रहता था, बट इट वाज नाइस यार. उस टाइम पे जो स्ट्रिक्टनेस थी, पेरेंट्स की जो स्ट्रिक्टनेस थी, उसी का रिजल्ट है कि आज हम यहाँ पहुंचे हैं. हाँ सर, ये तो है कि पेरेंट्स जो हम लोग को वैल्यूज देते हैं वो तो जिंदगी भर हम उनको अगर कंटिन्यू करें तो लाइफ में सक्सेस तो डेफिनेटली मिल जाएगी किसी न किसी फील्ड में जरूर. तो सर मेरा ये है कि लाइक आपने जब आप स्कूलिंग कर रहे थे तो उस समय आप कैसे स्टूडेंट थे? एवरेज या टॉपर क्लास में कैसे थे? नहीं ब्रदर, मैं ऐसा था कि मेरा पढ़ाई की तरफ ध्यान ज्यादा नहीं रहता था. बट जब भी एग्जाम आते थे तो मैं हार्ड वर्किंग था, मैं मेहनत करता था. यस सर. और थोड़ा आईक्यू भी थोड़ा ठीक था यार, कि जो चीजें पढ़ता था जल्दी जल्दी समझ आ जाती है. तो मुझे कभी ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई कि अगर मैं एग्जाम से 1 महीने पहले पढ़ता हूँ तो कि मैं फेल हो जाऊंगा. जनरली मेरे मार्क्स अच्छे ही आते थे और मैं ब्रिलियंट स्टूडेंट्स में ही काउंट होता था. हालांकि मैं अपने आप को एवरेज मानता था, बट जब मार्क्स आते थे तो मैं ब्रिलियंट ही काउंट होता था. लाइक अगर मैं 12th की बात करूँ, तो 12th में जैसे हमारे टाइम पे प्री बोर्ड होते थे. तो प्री बोर्ड होते हैं हमारे जैन में, दिसंबर और जनवरी में. तो उसमें मेरे मार्क्स थे 78%. तो माय फादर वाज लाइक यार तेरा क्या होगा, कुछ नहीं होगा. 78% में आज के टाइम में क्या होता है, कहीं एडमिशन भी नहीं मिलेगा तेरे को. बट जब मैंने फाइनली फिर प्री बोर्ड के बाद पढ़ना शुरू किया, तो 2 महीने मैंने बहुत ज्यादा मेहनत करी है. अगर मुझे कुछ डाउट भी होता था तो माय एल्डर सिस्टर आल्सो हेल्प मी. वो भी इंटेलिजेंट है, तो उसने भी मेरे का, आल्सो माय फादर इज आल्सो साइंस टीचर, तो उन्होंने भी मेरे को हेल्प करी. प्लस ये था कि मैंने कभी ट्यूशन नहीं लिया कभी भी, मतलब स्कूलिंग के टाइम 1st to 12th में कभी ट्यूशन में नहीं था. वो फाइनली 12th में फिर आई स्कोर्ड 95.2% मार्क्स एंड आई वाज द सेकंड टॉपर इन द स्कूल. माय नेम आल्सो पब्लिश्ड इन द न्यूज़पेपर आल्सो. तो दैट, मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं था कि मैं शुरू से ही पढ़ता था.
तो लेकिन हाँ, मैं ऐसा था कि जब मुझे लगता था कि मुझे पढ़ने की जरूरत है तो तब पढ़ लेना चाहिए। ऐसा लेकिन नहीं है कि मैं सुबह उठते ही पढ़ाई की बातें करता हूँ, सोने से पहले भी पढ़ाई की बातें करता हूँ, ऐसा मैं कभी नहीं था। लेकिन मैं ये डेफिनेटली कह सकता हूँ कि ये क्वालिटी जो आप में थी वो इंजीनियर की मतलब कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग तरफ ले जाती है, क्योंकि इंजीनियर वही करते हैं, हाँ जी। वन नाइट टू फाइट। हाँ जी। ठीक है। तो यस यस। आपने सर इंजीनियरिंग का कब सोचा? आई मीन व्हाई डिड यू ऑप्ट इंजीनियरिंग? इंजीनियरिंग का यार ऐसा था कि मेरा प्री प्लान था कि हमारे घर में जितने भी हैं, जैसे मेरे फादर हो गए, मेरे ताऊ जी हो गए, सब साइंस बैकग्राउंड से हैं। तो माय ताऊ जी इज आल्सो रिटायर्ड गवर्नमेंट टीचर। तो ओके। माय सिस्टर टुक एडमिशन इन बीएससी बैचलर ऑफ साइंस। तो मेरा पहले से ही, मेरा भी और घर वालों का भी प्लान था कि अब हम साइंस में नहीं जाएंगे, हम इंजीनियरिंग साइंस, हमारे घर में से कोई जाएगा। तो आई वाज द फर्स्ट वन इन माय फैमिली हु टुक एडमिशन इन इंजीनियरिंग। ओह वाओ। प्लस मेरे आसपास क्या था कि सारे मैकेनिकल इंजीनियरिंग थे, मेरे पड़ोस में जितने थे सब मैकेनिकल इंजीनियर थे। तो दैट्स व्हाई आई आल्सो टुक मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ओह। एंड उस टाइम बोलते थे कि, उस टाइम मैं जनरली आपको बात बता रहा हूँ, फ्रैंकली बता रहा हूँ, उस टाइम बोलते थे कि ये एवरग्रीन फील्ड है, कि इसका तो कभी जाएगा ही नहीं स्कोप, ये तो रहेगी। तो इसलिए मैंने मैकेनिकल ली थी। इवन मेरे को सिविल मिली थी पहले, फिर अपडेट हो गई थी मेरी, मतलब सेकंड काउंसलिंग में आई गोट मैकेनिकल इंजीनियरिंग। हाँ नहीं, एवरग्रीन तो अभी भी है, लेकिन बस ये है कि थोड़ा गवर्नमेंट जॉब की तरफ लोगों का रुख अगर कम हो जाए, तो प्राइवेट में तो बहुत सारा स्कोप है। एंड स्टार्टअप वगैरह मोस्टली मैकेनिकल इंजीनियरिंग से ही लोग करते हैं यार। काफी मतलब ग्रो कर रहा है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी लोग। तो एवरग्रीन तो नहीं अभी हाँ भी जी, है। ये तो बात है, लेकिन उस टाइम ऐसा सोचा नहीं था ना। उस टाइम बोल रहे थे कि एवरग्रीन है, उस टाइम गवर्नमेंट प्राइवेट कुछ नहीं सोचा था मैंने। हाँ। उस टाइम सोचा कि एवरग्रीन है, इसमें स्कोप है, कुछ ना कुछ हो जाएगा, भूखे तो नहीं मरेंगे, कुछ ना कुछ कर लेंगे। तो इसलिए फिर इसमें एडमिशन तो इसलिए फिर इसमें एडमिशन ले लिया था यार। तो तो इसलिए सर, इसमें एडमिशन ले लिया था। तो जब आपने सर इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया, तो जैसे हम लोग यस। थ्री इडियट मूवी देखते हैं कि लाइफ, इंजीनियर्स की लाइफ वैसी होती है, तो आपकी लाइफ कैसी थी? वो रेंचोड़ वाली लाइफ थी या फिर कैसी थी लाइफ? नहीं क्योंकि देखो, आप। अगर यार हम अगर फिक्शन और रियल लाइफ को कंपेयर करेंगे, तो फिक्शन में थोड़ा सा आपको एडिशन करना पड़ता है, उसको दिखाना पड़ता है कि वो रियलिस्टिक लगे। लेकिन रियलिस्टिक थोड़ा हटके ही होता है। एक पर्दे पे एक चीज को देखना और रियल में उस लाइफ को जीना, थोड़ा सा डिफरेंस रहता ही है। तो सर बट आपकी ओवरऑल इंजीनियरिंग लाइफ मेरी यार काफी अच्छी थी। मैं ये कहूंगा कि लास्ट डे जब मैं कॉलेज से, जब मैंने अपना सामान बांध के मैं चला था, तो आई वॉज फुल्ली सेटिस्फाइड। ऐसी कोई चीज नहीं थी जो मैंने नहीं करी थी। प्लस साथ में मेरा वो वही चलता रहा है जो इंजीनियरिंग में होता है, और जो मेरा 12th में भी था, कि एग्जाम आए तभी पढ़ेंगे, उससे पहले ज्यादा टेंशन नहीं लेंगे पढ़ाई की। ये सभी करते क्योंकि हैं। सारे इंजीनियर्स मोस्टली ऐसे ही करते हैं। तो एंड सर। यू वोंट बिलीव, मैं तो यार ऐसा भी था कि एक दो एग्जाम में मेरे जैसे काफी टाइम ऐसा हुआ जब मैं गेट की प्रिपरेशन करता था। जैसे आई स्टार्टेड प्रिपरेशन फॉर गेट इन 2K16, मैं वीकेंड बैच में आता था। तो एक सेमेस्टर में मैं पढ़ ही नहीं पाया था, 2 सेमेस्टर में आता है। तो एक दो बार मैं चिट भी लेके गया हूँ, मैं फ्रैंकली बता रहा हूँ, उसमें पास हो गया। तो अल्टीमेटली मुझे लगता था कि नहीं, पास होना है यार, सप्ली तो नहीं लेनी है, कुछ भी हो जाए चाहे। ओके। तो सर ये हाँ पर सबकी मोर जर्नी, यार ज्यादा नहीं। हाँ सबकी जी। जर्नी में कहीं ना कहीं ऐसे रहता है कि कुछ ना कुछ एडवेंचर जरूर किए रहते हैं इंजीनियर्स। कहीं लैब हाँ में कुछ करना, कोई सीट कॉपी कर लेना फ्रेंड्स की, रिपोर्ट कॉपी कर यस। लेना, ऐसा रहता है। थोड़ा सा चेंज करके सभी करते हैं, सारे यस इंजीनियर मोस्टली। तो सर करते हैं यार, थोड़ा सा हम अप एंड डाउन हमें थोड़ा सा करना पड़ता है, हम सीधे चल करना नहीं पड़ता सकते है। ना। हाँ। क्योंकि क्योंकि इंजीनियरिंग जो कोर्स वर्क होता है काफी एक्टिव होता है। अगर उसमें आप पूरा प्रॉपर देखोगे कि प्रॉपर स्टडी करनी है, कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज नहीं करनी है, तो ठीक है। अगर एक्स्ट्रा एक्टिविटीज करना है तो फिर कहीं ना कहीं स्टडी को हैम्पर करना पड़ता है। तो वो तो चलता है साथ में, दोनों स्टडी भी और अपना इंटरेस्ट जो फॉलो करते हैं वो भी। तो सर अगर यस मैं यस। एक लाइन में कुछ पूछूं कि आपका इंजीनियरिंग का बेस्ट एक्सपीरियंस क्या था? कौन सा वो मोमेंट है जो आपकी इंजीनियरिंग का बेस्ट? मेरी इंजीनियरिंग का बेस्ट मोमेंट ब्रदर वैसे तो कई सारे हैं, लेकिन एक स्पेसिफिकली जो मैं हमेशा याद भी रखता हूँ और मैं हमेशा शेयर भी करता हूँ। जैसे व्हेन आई वाज इन द फर्स्ट ईयर, तो मैंने एक ग्रुप ज्वाइन किया था जो कि पॉलिटिकली एक्टिव ग्रुप था। ओके। तो उसमें क्या हुआ था, वो फिर सेकंड ईयर में वो ग्रुप मतलब बंद क्लोज हो गया था। फिर थर्ड ईयर के एंड में हमने उसको रिवाइव किया था। एंड सेवंथ एंड सेवंथ सेमेस्टर में आई मैंने उसको इंट्रोड्यूस किया था, मतलब जो स्टार्टिंग जो
फर्स्ट होता है, इनिशिएशन होती है जो भी, तो उसमें मैंने स्पीच दी थी एंड यार दैट वाज वंडरफुल. Wow. I got hell lot of good reviews from the people that you are a very good orator. I spoke for nearly around 40 minutes on the stage, and that was totally political, social, and all the other basic knowledge, current affairs, जो मैं कर सकता था, मतलब मैंने उसके लिए इतना प्रिपेयर किया. उसके चक्कर में मेरी गेट की पढ़ाई भी छूट गई थी 1 मंथ के लिए. बट उस दिन मैं जब स्टेज से उतरा था, तो दैट वाज द फीलिंग यार, आई रिमेम्बर. वो फीलिंग मुझे आज भी याद आती है. और वो रिव्यू जो मेरे जूनियर थे, जो मतलब मेरे और साथी थे, जो मेरे ग्रुप में जूनियर भी थे मेरे साथ, जो आज भी रिव्यू देते हैं कि ब्रदर वो स्पीच तो जबरदस्त थी बिल्कुल. So Okay, that was the moment, yeah. that's And it great. and it was in and it was in September 2K16, I believe. Wow, great. सर जैसे आपने बोला कि 2016 से आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की, तो 2016 में आपकी स्ट्रेटजी क्या थी? नहीं, 2K16 में यार ऐसा होता था, मेरा वीकेंड बैच होता था. जैसे कॉलेज भी साथ चलता था, वो वीकेंड पे हमारी डेली कोचिंग होती थी. तो हम वीकेंड पे कोचिंग अटेंड करते थे और कोशिश करते कि जो 5 डेज का टाइम है उसमें जितना मैक्सिमम उसका अपना रिवाइज करते रहे, साथ में उसको जो चल रहा है साथ साथ उसको कवर करते रहे. बस बेसिकली इतना ही एफर्ट हमारा होता था बेसिकली, क्योंकि कॉलेज का काम भी हो जाता था और यार कॉलेज में फ्रेंड्स भी होते हैं, एंजॉय भी करना होता है. तो यू कांट फोकस होली ऑन द वन थिंग कि दैट आई विल डू दिस थिंग ओनली. यस यस. प्रैक्टिकल्स भी होते हैं, फिर बीच में एग्जाम्स आ जाते हैं. तो बेसिकली फोकस ये रहता था कि जो 2 दिन पढ़ा है उसको मैक्सिमम अगर 5 डेज में जितना कवर हो सके, जितना बेटर हम ग्रेस्प कर सके उतना कर लें. ये बस जनरली इतने पे ही हमारा फोकस होता था. ओके. आपकी विश थी कि आप इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्जाम दो और उसको क्लियर करो, तो उस जर्नी में कितना सपोर्ट था फैमिली का? यार मैं ऐसा कहूंगा कि दो, जैसे जनरली एज ए चीजें हमेशा थिंग्स, जो 2 चीजें हर एक जो एस्पिरेंट होता है वो फेस करता है, 2 होती हैं. एक तो कि मेंटल सपोर्ट और एक होता है फाइनेंशियल सपोर्ट. तो मेरे पास दोनों ही थे यार. मेरे फादर इज गवर्नमेंट टीचर, तो मुझे फाइनेंशियली कोई टेंशन नहीं थी. और उसकी वजह से मेंटल सपोर्ट मुझे घर वालों से मिलता था कि तू जितनी हो सके उतनी मेहनत कर, तुझे अभी जॉब करने की टेंशन नहीं है, तू जितना अच्छा हो सके, तू जितनी बेटर किसी भी चीज के लिए तू प्रिपेयर करना चाहता है वो प्रिपेयर कर. तू हमें प्राइवेट सेक्टर का हमें कोई लोभ नहीं है कि तू प्राइवेट सेक्टर में जॉब करे. और हाँ, कभी कभी जैसे मेरी मदर होती थी, ये बोल देती थी कि बड़ी की तैयारी कर रहा है अफसर की, छोटी भी भर के देख ले कहीं बड़ी किस्मत में ना हो. ये जनरली मुझे मतलब कभी कभी सुनने को मिल जाता था. और वो भी एक जनरल सेंस में कि अगर बड़ी की तैयारी कर रहा है तो छोटे भी क्यों फील कर लिया जाए. तो बट मैं हमेशा यही बोलता था कि मम्मी मैं कर लूंगा, अभी तो मेरी एज ही क्या है, अगर मुझे लगेगा मुझसे कुछ और नहीं होगा, बड़ा नहीं होगा, तो मैं छोटा भी कर लूंगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. इसमें मेरा कोई ईगो नहीं है कि मैं बड़ा ही चाहता हूँ तो बड़ा ही करके मानूंगा. बट वही था कि फिर मैंने उनकी इतनी तो नहीं सुनी. मैं ईएस की तैयारी करता था एंड इट वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट, और यार फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मेरा क्लियर हो. वाओ, ग्रेट. दैट्स ग्रेट. सर मतलब मैंने जैसे आपको ऑब्जर्व किया था, लाइक आपके बगल में मैं भी बैठा था क्लास वगैरह में जो साथ में करते थे, तो मैंने देखा कि हमारा सेम बैच था. सेम ही बैच था ब्रदर हमारा तो. तो जैसे मैं बगल में बैठा था, तो जो भी क्वेश्चंस आते थे, जैसे मेंस क्लास साथ में की थी, तो क्वेश्चंस वगैरह काफी लेंदी होते थे ईएस के मेंस, और आप उस क्वेश्चंस के लिए आप जो टीचर होते थे वो 15 मिनट देते थे कि 15 मिनट में आपको सॉल्व करना है. लेकिन आप, मैं देखता था आपको ऑब्जर्व करा कि आपने 5 से 6 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व करके फिर बैठ जाते थे, फिर कहीं मोबाइल चला रहे हैं या फिर कुछ और करते थे. मतलब ऐसा चिल बंदा, ऐसा मतलब टैलेंटेड बंदा मैंने लाइफ में बहुत ही रेयरली देखा होगा. तो सर मतलब दैट वाज द मोमेंट कि मैंने रियलाइज किया कि कुछ ना कुछ हो इनका जरूर होने का है, क्योंकि ये बंदा इतना शार्प माइंडेड है कि गिवन टाइम से पहले वो क्वेश्चन सॉल्व करके और सब कुछ कर ले रहा है. आई मीन ये भी नहीं कि आंसर गलत हो रहा है, उसका आंसर भी सही है. तो दैट वाज ग्रेट. एंड हाँ सर, मेरा क्वेश्चन एक और है कि आप जैसे आईएएस ऑफिसर बन गए, तो उससे पहले जो जर्नी थी आपकी, जहाँ पे कोचिंग की और जहाँ पे उन गलियों में जहाँ पे रहे, तो वो जर्नी कैसी थी? आई मीन कुछ अगर एक्सप्लेन करना चाहें अपनी जर्नी के बारे में, प्रिपरेशन की जर्नी. एक्सप्लेन करने को तो बहुत बहुत कुछ ब्रदर है. एक्सप्लेन करने को तो ब्रदर मैं शुरू कर दूं तो क्या पता कितना लंबा हमारा इंटरव्यू चल जाए. इनफॉर्मल इंटरव्यू तो नहीं कहूंगा मैं, इनफॉर्मल कन्वर्सेशन है ये. तो लेकिन मैं 3-4 चीजें हैं जो हाईलाइट करना चाहूंगा. एक तो आई विल ब्रेक इन फेजेस, कि बिफोर प्रीलिम्स, बिफोर मेंस एंड बिफोर इंटरव्यू. एंड आई विल टॉक अबाउट ओनली 3 और 4 मोमेंट्स. तो मेरा ऐसे था कि मैं इतना डेडिकेटेड था, मैं अपनी कमिटमेंट की आपको सिर्फ एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि हमारे एग्जाम 23rd को खत्म हुए थे. 23rd मई को, 23rd मई 2K17 को हमारा 8th सेमेस्टर का एग्जाम खत्म हो गए थे. और हमारा बैच शुरू था 25th मई को. तो मैं 24th मई को ही कॉलेज से निकल गया था.
मैंने एक दिन भी ये नहीं सोचा कि मैं अपनी कॉलेज लाइफ को 3-4 दिन और एंजॉय करता हूँ, उसके बाद पता नहीं कब मिलेगा टाइम, कब नहीं मिलेगा। तो मैं 24th को ही चला गया था। एक तो फर्स्ट ये मोमेंट था कि मुझे इतना था कि मुझे करना है तो मुझे बस कुछ और नहीं देखना, बस करना है तो करना है। फिर उसके बाद सेकंड अगर मैं बात करूं तो एक मोमेंट ये आता था कि जब आप प्रिपरेशन करते हो तो मैं क्या करता था कि 5 to 6 आवर्स 7 आवर्स हमारी कोचिंग होती थी, आपने भी अटेंड की है। तो फिर उसके बाद मेरी कोशिश रहती कि 4 to 5 आवर्स मुझे पढ़ना है। तो जो मिल रहा है वो मुझे रिवाइज करना है, जितना मैक्सिमम हो सके उतना, उससे ज्यादा कुछ नहीं। जितना मतलब बेसिकली मोटिव यही है कि जितना मैं हो सके मुझे अपना, जितना मेरे अंदर कैपेबिलिटी है मुझे उसको पूरा यूज करना है। तो जैसे ही एक प्रीलिम से पहले एक मोमेंट था कि जब जैसे जैसे एग्जाम पास आता है तो आपको लगता है कि होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। क्वेश्चन हो गया तो होगा, क्वेश्चन नहीं हुआ तो नहीं होगा। फिर टेस्ट सीरीज आती है कि टेस्ट सीरीज में होगा, अच्छा स्कोर आ गया तो होगा, अगर कम स्कोर आया तो नहीं होगा। तो फिर दोनों में थोड़ा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है कि होगा नहीं होगा। तो मुझे आज भी याद है, हमारी क्लास चल रही थी अमरिंदर सर की, अमरिंदर सर हमें आरएसी पढ़ा रहे थे। तो अमरिंदर सर ने एक दिन एक बात बोली थी कि ये नॉर्मल होता है, आपको इस चीज में नहीं उलझना है कि होगा कि नहीं होगा। आपके मन में ये थॉट आ रहा है तो आपको नहीं पता है कहाँ से आ रहा है, आप इसको नहीं रोक सकते हैं। तो आप सिर्फ अपनी मेहनत पर फोकस करो। एंड दैट वाज द डे। उसके बाद मैंने इस चीज के बारे में कभी सोचा ही नहीं कि होगा कि नहीं होगा। मन में थॉट आता था कि होगा नहीं होगा तो मैं उस पर ध्यान नहीं देता था, मैं अपनी मेहनत करता था। तो होपफुली प्रीलिम्स के एग्जाम के डे तक भी यही चल रहा था कि मुझे ठीक है भाई, मैं मेहनत करूंगा, होगा नहीं होगा जो चीज मेरे हाथ में नहीं है मैं उसके बारे में, मतलब मन में थॉट तो आता है क्योंकि एज आप मेहनत करते तो एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा होती है। तो लेकिन उसमें अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करता ज्यादा। ठीक है, 2 मिनट मन में कुछ थॉट आया, विचार है, उसको छोड़ दिया। फिर एक मोमेंट मुझे लगता है मेन से पहले, मेन से पहले क्या हुआ था कि आई गॉट सेचुरेटेड कि अगर यार ऐसी क्लासेस चलती थी हमारी, 6 आवर्स क्लासेस होती, 6 आवर्स आगे पढ़ना होता था। एंड वी वर प्रिपेयरिंग सिंस जून 2017, तो इट ऑलमोस्ट एक साल हो गया था हमें। तो फिर बीच में ऐसा हुआ था कि मेरा क्लास में जाने का मन ही नहीं करता था कि ऐसा। तो उसमें मैंने 1-2 क्लासेस भी छोड़ी हैं, एक दो नहीं, मैंने काफी सारी क्लासेस छोड़ी भी है। मैंने 1-2 सब्जेक्ट, मैंने एक वेल्डिंग था, वो वेल्डिंग का सब्जेक्ट था तो पूरा ही छोड़ दिया था, वो मैंने बाद में कवर किया था फिर से। तो उसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि उसमें थोड़ा सा आपको ना, मुझे जो लग रहा है मेरी कमी रही, हमको थोड़ा अपने आप को पुश करना चाहिए कि बेशक आप सेचुरेट हो गए हो लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा पुश करके, थोड़ा थोड़ा पुश करके चीजों को आगे लेके जाओ। एक सबसे मेन चीज ये होती है प्रिपरेशन के टाइम जो आप फेस करते हैं, काफी जब लेंथी प्रोसीजर होता है ना, 1 साल से ज्यादा का जो प्रोसीजर है तो आप उसमें थक जाते हैं। और थर्ड मैं चीज बताना चाहूंगा कि बहुत अनसर्टेनिटी होती है इंटरव्यू से पहले। जब इंटरव्यू का डे था हमारा, तो ये डे मुझे आज भी याद है। उस दिन, तो उस दिन क्या हुआ कि मेरे जो आगे, मेरे से जो फर्स्ट जो रैंकर था, जिसका मतलब मेरे से जस्ट आगे इंटरव्यू था, तो ही वाज एयर 4 इन गेट एंड ही वाज सर्विंग आईओसीएल। तो मुझे लगा कि यार जो इससे छूट गया ना वो मेरे से पूछेंगे, और अगर एयर 4 को नहीं आया, क्योंकि मेरा तो गेट ऐसे इतना अच्छा नहीं हुआ था, आई गोट 1200 अराउंड रैंकिंग गेट 2 के 18 आल्सो। तो मुझे लगा कि यार जो जो इससे छूट गया ना वो मेरे से पूछेंगे, और इसको नहीं आया तो मुझे कहाँ से आएगा, क्योंकि मेरा टेक्निकल कभी इतना स्ट्रॉन्ग रहा नहीं। हालांकि मैं मेहनत करके निकल गया, वो बात अलग है, निकाल दिया मैंने एग्जाम। लेकिन अब भी कोई मुझसे अगर टेक्निकल पूछेगा तो शायद मैं कंफ्यूज हो जाऊँ। तो मुझे लगा कि यार मैं डर गया भाई, फिर पता नहीं क्या हुआ। फिर दूसरा ये हुआ कि सबको 5 मिनट पहले बुला रहे थे इंटरव्यू से जस्ट पहले, की रूम के बाहर बिठा देते हैं चेयरमैन के, जो पैनल होता है हमारा उसके रूम के बाहर आपको 5 मिनट पहले बुला रहे थे। तो मेरे को यार 15 मिनट हो गए मुझे बुलाया ही नहीं। तो उस टाइम एंग्जाइटी हो रही थी कि क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो मैं इंट्रो भूल गया, मैं रिवाइज कर रहा था कि मैं इंट्रो इंट्रो क्या दूंगा, और मैं इंट्रो भूल गया। मतलब मुझे इंट्रो याद करना पड़ रहा है वहां पे खड़ा होकर। तो फिर क्या हुआ कि होपफुली यार थिंग्स वर गुड, मैं अंदर गया तो मेरा इंट्रो उन्होंने लिया ही नहीं। तो पैनल के चेयरमैन ने, उन्होंने जस्ट ऐसे इनिशिएट किया कि यू आर रितेश, यस यू आर स्टडीइंग दिस कॉलेज, यू डिड बीटेक फ्रॉम दिस कॉलेज, प्लीज टेल मी द नेम ऑफ योर कॉलेज। तो ऐसे ही मतलब हो गया, उन्होंने जो मेरा इंट्रो था वो लिया ही नहीं। तो होपफुली, और उस दिन मेरा इंटरव्यू अगर देखते हैं सबका 20 to 25 मिनट्स था, मेरा इंटरव्यू चला 30 to 35 मिनट्स। ग्रेट। और मतलब उसके बाद ऐसा, हाँ बोलो बोलो ब्रदर बोलो। मतलब दैट वाज अ गुड। आई थिंक अगर इंटरव्यू लंबा चलता है तो मतलब एक चांस रहता है। इसके दो पहलू होते हैं कि एक इंटरव्यूअर जो भी है उसको इंटरेस्ट है आप में, ठीक है, तभी वो लंबा चल रहा है। और कुछ होता है कि मतलब बंदा इंटरेस्टिंग है, आंसर इंटरेस्टिंग दे रहा है,
तो दोनों तरफ पहलू तो होते हैं। नहीं, एक्चुअली क्या हुआ था कि जो मेरा थर्ड मेंबर था इंटरव्यू का, तो उसको क्या था कि चेयरमैन सर ने बीच में रोक दिया था कि इसका टाइम हो गया कि लेट्स फिनिश दिस। लेकिन उसके बाद भी ही आस्क्ड मी 10 मोर क्वेश्चंस, 10 क्वेश्चन, मतलब ओवरऑल थर्ड लास्ट मेंबर ने मेरे से 20 अराउंड क्वेश्चन पूछे, और 20 उन 3 मेंबर्स के अलग से थे, तो मतलब सिंगल ही उसने मेरे 10 टू 15 मिनट्स ले लिए। बट इट वाज गुड यार, जब मैं इंटरव्यू रूम से बाहर आया, देखिए जो वो फीलिंग होती है ना, वो फीलिंग आपको लाइफ में हमेशा याद रहती है। दैट वाज द डे। वो मैंने जस्ट आते ही बाहर निकलते ही घर वालों को बोल दिया था कि रैंक कुछ भी आए मेरा क्लियर हो जाए। वाह, दैट इज अ कॉन्फिडेंस। सही है, बहुत मतलब ये मेहनत का होता है कि अब मेहनत आपने की है तो आप बोल सकते हो कि हाँ ठीक है, कुछ नहीं हो, मेरा हो जाएगा। हो जाएगा। तो सर टोटल कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, मतलब अराउंड आप वैसे इंटरव्यू में टोटल कितने क्वेश्चन पूछे गए थे आपसे? मतलब मेरे इंटरव्यू के क्वेश्चन थे 35 टू 40 के अराउंड। ओके। तो उसमें से 20 अराउंड सिंगल मेंबर ने पूछ लिए थे, वो लास्ट मेंबर। ओके सर। सर अगर मैं ये चीज पूछूं कि आप अभी ईएस ऑफिसर हो, और जब आपने स्टार्ट की थी, जो आप अभी हो या जो ईएस ऑफिसर होने से पहले थे, तो उसमें क्या डिफरेंस है? अब के रितेश में और पहले के रितेश में क्या डिफरेंस है? जो सबसे मेन डिफरेंस तो मैं कहूंगा यार, सोफिस्टिकेशन आ गई है जो लाइफ को लेके ना। आप अब पहले जैसे वी एज ए, मतलब मैं तो यूनिफॉर्म फोर्स में हूँ, तो बीआरओ में तो हमें यूनिफॉर्म दी गई, तो एज ए यूनिफॉर्म पर्सन आपसे एक्सपेक्टेशन ज्यादा हो जाती है। आप इतना इजी नहीं रह सकते, आप हर जगह बात नहीं कर सकते, आप इतना खुल के एक्सप्लेन नहीं कर सकते अपने आप को। तो सबसे मेन जो चीज लाइफ में, से पहले तो कुछ भी करो, आप दोस्तों के साथ कहीं भी घूमो, जो मर्जी करना है करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहीं पुलिस पुलिस पकड़ लेगी तो देख लेंगे, ऐसा चलता था। लेकिन अब हम ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ना कि अब हम ऑफिसर हो गए हैं तो हमें उसी तरह से थोड़ा बिहेव करना पड़ता है अपने आप को। मैं नहीं कहता कंप्लीटली, लेकिन जब आप प्रोफेशनल हो जाते हो तो थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म वो नेचुरली आपके अंदर आ जाता है, आप नहीं भी चाहोगे तो भी नेचुरली आ जाता है। यस यस। सबसे मेन एक जो वही डिफरेंस मुझे सोफिस्टिकेशन का ही लगा है, और तो ज्यादा कुछ नहीं है। और तो बाकी नॉर्मल लाइफ चलती रहती है, दोस्त भी हैं साथ में, सब कुछ साइड बाय साइड चलता रहता है। ओके। जैसे कोई बंदा प्रिपरेशन करता है, तो एक कॉमन क्वेश्चन आता है कि काफी फेमस क्वेश्चन है कि जिसने सक्सेस ले लिए वो कितने घंटे पढ़ता था? तो घंटे में अगर स्टडी को काउंट करें तो कितने पर आवर, ऑन एन एवरेज कितने आवर्स की स्टडी होती थी पर डे? नहीं, ये वैसे तो ब्रदर ये बहुत ही रिलेटिव क्वेश्चन है कि डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी चीजों को ग्रेस्प कर पाते हो। पर मेरा जनरली जो रहता था 10 टू 12 आवर्स a day, कि मतलब 6 टू 7 आवर्स की हमारी कोचिंग होती थी। उसके बाद 3 टू 4 आवर्स मुझे उसे आगे रिवाइज करना है, और जो थोड़ा पहले का जो कवर हो चुका है उसे भी साथ के साथ लेके चलना है। तो 10 टू 12 आवर्स आई विल से कि नेसेसरी भी है और सफिशिएंट भी है। आप ना इससे, आप अगर 10 से कम पे आते हो तो भी थोड़ा आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, और 12 से ज्यादा जाते हो तो भी आपके लिए थोड़े प्रॉब्लम हो सकते हैं, क्योंकि फिर उसके बाद इफेक्टिवनेस कम हो जाती है आपकी। वो सिर्फ आप पढ़ रहे हो क्योंकि आपका मन कर रहा है कि मुझे करना है तो मुझे पढ़ना है। दैट वाज दैट थिंग, दैट इज द थिंग। अदरवाइज 10 टू 12 सर, आवर 10 टू 12 आवर्स फॉर एनी एग्जाम इन द वर्ल्ड इज सफिशिएंट। यस यस। सर जैसे जब आपने आपने इंटरव्यू दे दिया और आपने से बताया कि आपने घर पे बोल दिया कि रैंक कुछ भी आए लेकिन आपका हो जाएगा, तो जब जिस दिन रिजल्ट आया, रिजल्ट आने के बाद सबसे पहले आपने फैमिली में किसको बताया एंड उनका रिएक्शन क्या था? मैंने सबसे पहले अगर किसी को बताया था तो वो मुझे आज भी याद है, 9 नवंबर 2K18 को हमारा रिजल्ट आया था। तो उस दिन भाई दूज थी, तो मैं मेरी सिस्टर के घर से आया था। तो मैं जैसे आया, मैं अपनी मेरी सिस्टर बोल रही थी कि तेरा रिजल्ट कब आएगा। मैंने बोला था कि अब तक शाम की आ जाए। तो जैसे ही मैं शाम को घर पहुंचा, उसी शाम को रिजल्ट आ गया। तो मैंने रिजल्ट देखा, तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग 20 टू 30 रैंक, बिकॉज मेरे ठीक ठाक एग्जाम हुए थे प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू। तो मैंने पहले देखा 50 में देखा तो मेरा नाम नहीं था। मैं 1 to 1 देखा तो मैंने 100 में देखा, मेरा 100 में भी नहीं था। तो तब मैंने मान लिया था कि मेरा नहीं होगा, कि मैं होना होता तो इसी में हो जाता। बट होपफुली यार 110 पे मेरे को मेरा नाम दिखा। तो मैंने सबसे पहले किसी को बताया था, वो मेरी मम्मी थी। फिर उसके बाद मैंने अपनी सिस्टर को बताया था। उसके बाद मैंने अपने फादर को बताया था। तो मेरी मदर तो बहुत खुश हो गई थी, उन्होंने मेरे को गले लगा लिया था कि फाइनली लड़के ने कर दिखाया, मेरे को भरोसा था बेटा तू करेगा, लग गया भगवान की दया से, वो तेरा सिलेक्शन हो गया। और फिर मेरी सिस्टर भी बहुत खुश थी।
एंड मेरे फादर ऐसे हैं कि वो यार थोड़ा शांत रहते हैं, वो कभी ज्यादा इतना मचलते उछलते कूदते नहीं है, हमेशा एज ए प्रॉपर जो टीचर होते हैं उस टीचर की तरह है, थोड़े से स्ट्रिक्ट हम्म, रहेंगे, थोड़े से रिजिड रहेंगे, नॉर्मल रहेंगे, ना कभी ज्यादा खुश होंगे ना कभी ज्यादा दुखी होंगे। हम्म, तो उन्होंने बस एक बार हंसे थे और बोला था यार बढ़िया कर दिया, इसी इससे ज्यादा उन्होंने कुछ नहीं, वो शांत है, मतलब वो शांति रहते हैं लाइफ को लेके, उस दिन बिल्कुल शांति से एक बार बोल के कह रहे थे ठीक है यार हो गया बढ़िया यार तेरा, ऐसे था मतलब ऐसा नहीं उनकी खुशी कम थी, लेकिन वो जाहिर करने में थोड़ा हमेशा से टीचर्स पीछे रह ही जाते हैं। सर ये मुझे मूवमेंट वही याद आ रहा है कि जो दंगल मूवी में नहीं था कि लास्ट मूवमेंट जो था, आमिर खान बोलता है सब बस, 2 वर्ड्स बोलता है और हाँ लेकिन सही। बहुत ही इमोशनल था वो वर्ड। तो वही कि यार उसमें शब्द नहीं मिलते ना एंड में, आपको हाँ, अगर आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हो, मतलब अगर कोई भी फीलिंग एक्सेसिव हो जाती है ना, हम्म, आपके अंदर कोई भी फीलिंग बहुत ज्यादा, आप बहुत खुश होंगे तो भी आपको वर्ड नहीं मिलेंगे, और अगर आप बहुत दुखी होंगे तो भी आपको वर्ड नहीं मिलेंगे। ये तो बात सही है, एकदम करेक्ट है। सर जैसे आप बीआरओ में काम कर रहे हो, तो बीआरओ का वर्क कल्चर कैसा है? एज अ आईएएस ऑफिसर आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? मैं अगर ब्रदर ये मैं ये कहूँ कि ईएस में अगर हमारे 10 to 12 डिपार्टमेंट्स हैं, और हम्म, अगर सबसे टफ और सबसे चैलेंजिंग वर्क अगर किसी का है तो वो बीआरओ है। ओके, तो उसमें अगर आप देखें फर्स्ट तो हमारी लोकेशन ही रिमोट होती है, बॉर्डर एरियाज में हैं, हम्म, हमें रोड कंस्ट्रक्ट करना है, कई जगह एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस होती हैं, अगर आप जे एंड के लिए लद्दाख साइड जाओगे तो वहाँ बिल्कुल ही कोल्ड होता है, नेगेटिव में टेम्परेचर जाता है, और अगर आप नॉर्थ ईस्ट में आओगे तो अरुणाचल हो गया, ये क्या नाम है, नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, जैसे यहाँ एक्सेसिव रेनफॉल होती है। हम्म, दूसरा रिमोट एरियाज हैं तो प्रॉपर कनेक्टिविटी भी नहीं है, कनेक्टिविटी बनाना ही हमारा काम है बेसिकली, कि जहाँ को कोई कनेक्टेड नहीं है, जहाँ से कोई विलेज कनेक्टेड नहीं है, हम उसको रोड बना के उस विलेज को कनेक्ट करते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि नेटवर्क भी नहीं मिलता है, हम्म, तो आपको फिर अगर आज के टाइम में कोई किसी को ये बताएं कि हम अगर एक वीक कई सेक्टर में चले जाते हैं तो वहाँ हम आउट ऑफ नेटवर्क हो जाते हैं, तो कोई बिलीव ही नहीं करेगा कि इंडिया 2021 में और वहाँ नेटवर्क भी नहीं है। तो लेकिन बट दीज लोकेशन आर वेरी रिमोट यार, ये मतलब वो अभी स्ट्रीमलाइन से कनेक्ट हुई नहीं है, तो उनसे कनेक्टिविटी मेंटेन करना ही बीआरओ का काम है। एंड ओके, सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, दीज एरियाज आर स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट आल्सो। हम्म, आप अगर इधर में नॉर्थ वेस्ट में देखोगे तो पाकिस्तान और चाइना के पर्सपेक्टिव से, और नॉर्थ ईस्ट में देखोगे तो चाइना के बेसिकली पर्सपेक्टिव से। हम्म, तो उसमें हमारा काम यही है कि जितनी जल्दी हो सके जो जो एरियाज अभी कनेक्ट नहीं हुए हैं उनको पूरा कनेक्ट करना, ताकि स्ट्रेटेजिकली भी और डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से भी वो यूजफुल हो सके हमारे देश के लिए। वाओ ग्रेट सर। मतलब जैसे एक लोग बोलते हैं ना कि एक ईएस ऑफिसर होते हैं तो वो मतलब देश के इंटीरियर में काम करते हैं, जैसे कोई भी और भी पोस्ट है, और जो आर्म फोर्स होते हैं उनको एक एक अलग दर्जा दिया था कि वो एक देश के एक्सटीरियर मतलब एक्सटर्नल के लिए काम करते हैं, कि दूसरों चीजों से हमें प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन अगर बीआरओ की बात करें तो बीआरओ मतलब कि बोथ दोनों को कनेक्ट कर रहा है, कि आपने बोला जो रिमोट एरियाज हैं जहाँ पे कनेक्टिविटी नहीं है आप उनको कनेक्ट करते हो जो ये अपने लोकल एरियाज से, तो दैट इज ग्रेट थिंग। तो मैं ये इसके लिए ब्रदर एक मैं प्रॉपर वर्ड यूज करना चाहूंगा कि बीआरओ इज ए ब्रिज बिटवीन सिविल वर्क्स एंड डिफेंस वर्क्स। ओके, दैट्स ग्रेट लाइन। सर जैसे अभी आप मतलब एक आर्म फोर्स के लिए काम करते हो और देश के लिए तो इतना अच्छा काम कर ही रहे हो, तो सर अगर मैं कुछ पूछूं कि डू यू मिस समथिंग फ्रॉम योर प्रिपरेशन जर्नी? प्रिपरेशन जर्नी में ब्रदर अगर मैं कुछ मिस करता हूँ तो सबसे मेन चीज है जो अनसर्टिनिटी और जो जज्बा प्रिपरेशन के टाइम पे होता है ना, ओके, कि बस एग्जाम तो कर ही देना है, और उसमें अनसर्टिनिटी भी होती है, और प्लस उसमें आप इनसिक्योर भी होते हो कि होगा कि नहीं होगा, फाइनेंशियली क्या होगा। तो जो उस अनसर्टिनिटी में जीने का जो मजा होता है ना, उस अनसर्टिनिटी में काम करने का जो मजा होता है ना, मतलब उस टाइम पे हमारा काम क्या होता था, पढ़ाई करनी। तो उस अनसर्टिनिटी वो आपको और पुश करती है कि नहीं मुझे करना ही है फाइनली। वो चीज मैं थोड़ी मिस करता हूँ कि मतलब मैं जज्बा अब भी है, लेकिन उस इंटेंसिटी और उस अनसर्टिनिटी का जो जज्बा है ना, यस कि यस आपको लग रहा है कि पता नहीं क्या होगा, पता यस, नहीं क्या होगा, लेकिन फिर भी आप लगे हो कि नहीं करना है, वो एक इंटेंसिटी है ना, वो मैं थोड़ी थोड़ी मिस करता हूँ, काफी थोड़ी थोड़ी भी नहीं, मैं काफी टाइम मिस भी करता हूँ, मैं अपनी जर्नी को याद भी करता हूँ, तो मुझे यही लगता है कि यार वो इंटेंसिटी और वो जज्बा ना है, वो यस तो लाइफ टाइम याद रहेगा। यस। जब हम लोग होते हैं उस जर्नी में तो हमें लगता है कि ये इस फेज को निकल जाना चाहिए, लेकिन उस फेज को एंजॉय करके अगर आप जर्नी को कवर करते हो तो वो आपके लिए एक मेमोरी हो जाती है। जैसे मैं आपसे मिलता था उन छोटी गलियों में प्रिपरेशन के समय, तो आप
आपसे बात करके मैं खुद मोटिवेट हो जाता था। आई मीन आप अंदर भले आप चीजों को लेके इतना मतलब कॉन्शियस रहते होंगे, लेकिन बाहर से आपसे बात करके कोई भी बंदा आपसे बात करेगा वो मोटिवेट हो जाएगा, क्योंकि आप इतनी पॉजिटिविटी से बात करते थे और इतनी पॉजिटिविटी आपकी वाइब्स में थी कि कोई भी बंदा आपके सराउंडिंग में रहेगा वो डेफिनेटली मोटिवेट हो जाएगा, क्योंकि आपकी बातें बहुत ही अच्छी थी। किसी बंदे की अगर कोई प्रिपरेशन करता है तो एक बंदा एक होता है जो आपके सराउंडिंग में जो पॉजिटिव वाइब्स देता है, तो हमारे सराउंडिंग में आप थे। नहीं, वो ब्रदर वही है कि आप जैसा अपना नेचर बना के चलते जाते हैं ना, तो वैसे वैसे बनते जाते हैं। तो मैं कॉलेज में भी था तो मैं ज्यादा टेंशन नहीं लेता था यार, हाँ ठीक है कि जो करना कर देंगे फाइनली। ऐसे ज्यादा मुंह बना के बैठने से कुछ होगा नहीं, ज्यादा स्ट्रेस यस, लेने से कुछ होगा नहीं। कुछ करना है तो काम करो, नहीं कर रहे हो तो खुश रहोगे, कुछ नहीं कर रहे हो और क्या चाहिए। या तो जिंदगी यार एक ही तरीका है ना, या तो जो चाहिए उसे पाने के लिए मेहनत करो, नहीं तो जो मिल रहा है उससे खुश रहो। तो टेंशन तो दोनों किसी में नहीं होनी चाहिए। तो उस टाइम पे मेरा ये रहता था कि अपना बेस्ट दे रहे हो तो फिर पॉजिटिविटी से देना है, इधर उधर ज्यादा दिमाग फालतू चलाना नहीं है। सर जैसे आज के यंगस्टर के लिए एक प्रॉब्लम आ रही है, जिसे प्रॉब्लम बोल सकते हैं, चैलेंज बोल सकते हैं, कि पहले क्या होता था 2017 या 18 से पहले एक प्रॉपर ऑफलाइन कोचिंग्स होती थी कि आप एक प्रॉपर कोचिंग लेके उसके मटेरियल को फॉलो करो एंड उसकी दी हुई क्वेश्चंस पेपर या स्ट्रेटजी को मतलब अडॉप्ट करके और फॉलो करके आप एग्जाम की तरफ अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू करो। लेकिन अभी ऐसा हो गया कि आफ्टर कोविड क्या है कि चीजें ऑनलाइन हो गई हैं। अब ये भी नहीं पता है कौन बेटर है कौन नहीं बेटर है, और इतने सारे एजुकेटर हो चुके हैं यूट्यूब या अदर वेबसाइट्स पे। तो एक चैलेंज आ रहा है यंगस्टर्स के लिए कि उनको क्या ऑप्ट करना चाहिए, क्या चूज करना चाहिए, एंड विच कंटेंट शुड दे प्रेफर फॉर देयर प्रिपरेशन फॉर एनी काइंड ऑफ एग्जाम। तो आप क्या बोलोगे, क्या सजेशन दोगे इस कंडीशन में? तो जितना मैं समझ पा रहा हूँ तो ब्रदर आप ये पूछना चाहते हो मेरे से भाई साहब कि ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन एंड हाँ कि कंटेंट क्या चूज करें। आप दो चीजें बता रहे हो। हाँ, नहीं अभी तो मैं तो जैसे फर्स्ट से चलता हूँ यार। यस यस। हाँ, आपको फर्स्ट किस चीज का आंसर जानना है? मुझे कंटेंट पे डाउट है या ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन में डाउट है? नहीं मुझे कंटेंट क्या चूज करना चाहिए, क्योंकि आजकल यूट्यूब पे फ्री कंटेंट इतना अवेलेबल हो गया है कि बंदे परेशान होते हैं कि मटेरियल साइंस का कुछ कॉन्सेप्ट मैंने अगर इस वीडियो में देखा एंड देन फिर दोबारा सर्च किया तो दूसरी की वीडियो हो गई, अब दूसरी वीडियो हो गई मैंने उसमें देखा, तो कुछ चेंजेस जरूर होते हैं। और अब मुझे कंफ्यूज रहता है कि किस टीचर को फॉलो करें, किस एजुकेटर को फॉलो करें, उनकी स्ट्रेटजी फॉलो करें। तो ये डाउट आ रहा है आजकल यंगस्टर में। तो उस उसमें आपका क्या ओपिनियन मैं, है? मैं मेरा ये ओपिनियन है ब्रदर कि पहले तो आप, अगर आप कोई भी, अगर आपको प्रेफरेंस है कि कोचिंग की प्रेफरेंस है, फर्स्ट तो फिर आप रेपुटेशन देखो। अगर आपने कोचिंग ही करनी है, आपने यूट्यूब से हेल्प लेनी है, तो कोई भी नया टीचर आ गया, कोई भी नया इंस्टीट्यूट आ गया, कोई भी नया कंटेंट आ गया, जनरली अगर हम फीडबैक देखें तो पीयर ग्रुप से हमें फीडबैक मिल जाता है कि इनकी ये रेपुटेशन है। जैसे अगर हम आईएएस की प्रिपरेशन करते हैं तो कुछ इंस्टीट्यूट हैं भाई जिनकी रेपुटेशन है, कुछ टीचर्स हैं जिनकी रेपुटेशन है। ऐसी हर स्ट्रीम में कोई कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं किसी ना किसी इंस्टीट्यूट की रेपुटेशन है। तो पीयर ग्रुप से हम, मैं ये नहीं कह रहा कि एग्जैक्ट आइडिया मिल जाएगा हमें, लेकिन बेसिकली आसपास हमें लग जाता है कि हाँ ये थोड़ा हमारे टाइप का है, कि ये मुझे हेल्पफुल कर सकता है। सेकंड, दूसरा, अगर आपको कभी डाउट हो तो यार फर्स्ट हमेशा प्रीवियस ईयर से शुरू करो। प्रीवियस ईयर देखो और उस टीचर का कंटेंट देखो। अगर आप कोरिलेट कर पा रहे हो कि आई कैन अचीव विद दैट तो ओके है। लेकिन अगर नहीं लग रहा तो फिर उसको छोड़ दो, फिर आपको उसकी डेप्थ में, गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। उसको इनिशियल में ही या इनिशियल फेज में आप छोड़ दो। तो बेसिकली आप अगर 15 to 20 डेज बिगिनिंग में इसी पे दे देते हो कि मुझे क्या पढ़ना है, तो आपकी एक साल की जर्नी पूरी वो डिसाइड कर। लेकिन अगर आप 6 महीने इसे में निकाल दोगे कि क्या डिसाइड करना है, कैसे करना है, तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो दो चीजें जरूरी हैं, एक तो जो पूछा जा रहा है उसके परस्पेक्टिव से देखो कि ये मेरे काम का है नहीं। दूसरा, रेपुटेशन मैटर्स। बेसिकली रेपुटेशन मैटर करती है अगर आपका ध्यान कोचिंग की तरफ ही है तो। ओके, तो मेरे पास कुछ फनी क्वेश्चंस हैं रैपिड फायर टाइप के। उसमें आपको 5 सेकंड मिलेंगे, वन लाइनर आंसर देने होंगे। तो सर थोड़ा सा लाइट मूड करने के लिए, अभी तो काफी हेक्टिक हो गया, नहीं, मतलब अच्छा डिस्कशन हो गया। नहीं, आई एम रियली एंजॉयिंग इट ब्रदर। ओके सर, व्हाट लाइक जैसे आपने बोला कि आप एक्सट्रीम वेदर्स में रहते हो, इधर कोल्ड या समर कहीं पे भी मतलब रहते हो, तो व्हाट इज योर फेवरेट, समर या विंटर? विंटर। ओके, व्हाट समथिंग न्यू हैपनिंग इन योर लाइफ राइट नाउ? समथिंग न्यू तो ब्रदर यही है कि जो मुझे एज ए प्रोफेशनल, जैसे आई एम यंगस्टर,
मुझे 2 साल की जॉब का एक्सपीरियंस है, जो मुझे सीखने को मिल रहा है वही मेरी लाइफ में नया है, डेली मैं कुछ ना कुछ नया सीखता हूँ। Okay, what is your favorite color and why? White is my favorite color, brother, because I love peace in my life and in the world also. Okay, that's great answer. Your favorite animal? फेवरेट जैसा कुछ नहीं है, बट ब्रदर डॉग इज गुड, पेट भी रख सकते हैं, बहुत लविंग एनिमल होता है। अगर आपसे बोला जाए कि आपको वर्ल्ड में किसी भी पार्ट में रहने का एक चांस दिया जाए कि आप कहीं भी जाके रह सकते हो, तो क्या आप ऑप्ट करोगे, कहाँ पे रहना पसंद करोगे, फेवरेट सिटी क्या है? मैं करूंगा कि मैं हरियाणा का हूँ, तो हरियाणा में मेरी 1 एकड़ में मेरा फार्म हाउस टाइप हो, वहाँ पे एक बगीचा हो, गार्डन हो, वहाँ पे पक्षी हो, और मैं भैंस गाय रखूं, तो उसी मोमेंट को मैं एंजॉय करना चाहता हूँ कि मैं उसी में अपना रहूं आराम से, थोड़ी स्लो लाइफ, थोड़ी शांति भरी लाइफ, मतलब नेचर से कनेक्ट होके, नेचर से कनेक्टेड होके। यही मैं अच्छा, सबसे ज्यादा अच्छा मेरे को यही लगता है। मैं भाग दौड़ में मैं ज्यादा विश्वास रखता हूँ। बेसिकली मैं यही कहना चाहता हूँ, अगर आप नेचर से जुड़ के रहोगे तो ऑटोमेटिकली आप डाउन टू अर्थ होंगे। यस यस, जो आपको डाउन टू अर्थ के लेक्चर लेने की कहीं जरूरत नहीं है, अगर आप नेचर से कनेक्टेड हो, नेचर को पसंद करते हो, तो ऑटोमेटिकली आप डाउन टू अर्थ हो। ओके, दैट्स ग्रेट सर। हु डू यू लव द मोस्ट? माय मदर, ओके, बिकॉज ऑफ हर सैक्रिफाइसेस। यस यस। व्हाट इज सक्सेस फॉर यू? मुझे लगता है कि सक्सेस यही है यार, कि अगर मैं जितना कर सकता हूँ उतना मैं कर देता हूँ, कि मतलब मेरी कैपेबिलिटी अगर ये काम करने की है, तो उसको करने के लिए मैंने अगर 100% दे दिया, तो वही मेरे लिए सक्सेस है। मुझे ये नहीं लग रहा कि फिर रिजल्ट बेशक कुछ भी हो, जो मैं कर सकता था मैंने अपने पास कुछ भी नहीं रखा। परमात्मा ने जो भी मुझे टैलेंट दिया या जो भी मुझे थिंकिंग दी, उसका अगर मैंने पूरा यूटिलाइज कर लिया, तो वही मेरे लिए सक्सेस है यार। Okay, next question is which kind of friends you like in your surrounding? मुझे यार वो लोग बहुत पसंद है, और मेरे दोस्त भी वही लोग हैं यार, जो दिल खुला रखते हैं, दिल बड़ा रखते हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर टेंशन नहीं लेते हैं, ज्यादा ऐसे स्ट्रेस होकर लाइफ जीते नहीं है, अपना दिल खुला रखते हैं, बड़ा दिल रखते हैं। That's great, sir. One more interesting question, like what qualities you see to make your friends? मुझे जो ब्रदर सबसे एक मेन जो लगता है कि फ्रेंडशिप की सबसे बड़ी चीज है, एक तो है अंडरस्टैंडिंग, एंड दूसरा जिगरा। अगर दो आपके पास चीजें हैं कि आप अपने दोस्त को समझ सकते हो, और अगर टाइम आने पे अपना इतना बड़ा जिगर रख सकते हो कि उसके लिए कुछ भी कर जाओ, तो ये फिर ये दोस्ती की मिसाल बन जाती है। सर, अगर मैं आपसे बोलूं कि अपने आप को 5 वर्ड्स में डिफाइन करो, तो वो कौन से वर्ड्स होंगे? फर्स्ट, फेथ, खुद में भी और परमात्मा में भी। तो सेकंड है लाफ, बहुत ज्यादा हंसो, जितना हो सके उतना ज्यादा हंसो। थर्ड है लव, प्यार बहुत जरूरी है जिंदगी में, माँ बाप से करो, अपने दोस्तों से करो, अगर आपकी गर्लफ्रेंड है तो उससे करो, या अगर आप मैरिड है तो अपने वाइफ से करो। ये तीन हो गए। तीसरा है लिव, जियो, जितना हो सके उतना जियो। जितना मतलब तुम कर सकते हो, जितना तुम्हें जियो, तो तुम उससे ज्यादा, जितना तुम्हें लगता है ना कि भाई मैं तो बस इतना ही कर सकता हूँ, उससे ज्यादा जियो। और ऐसे धीरे धीरे करके अपनी लिमिट्स क्रॉस करते रहो। और अगर ये सारी चीज आपके पास है, तो ये फिफ्थ वर्ड है सक्सेस। ओके, जियो ऐसे की मिसाल बन जाओ। दैट्स ग्रेट। ऐसा कोई हिडन टैलेंट जो आपके फ्रेंड्स नहीं जानते हैं? ऐसा तो कोई हिडन टैलेंट नहीं है, फ्रेंड्स को तो यार सब कुछ पता ही है। हिडन टैलेंट मेरे अंदर ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, थोड़ा मोटिवेशन का रहता है कि मैं मोटिवेट अच्छे से कर सकता हूँ। मैं कोई भी, चाहे मेरे फ्रेंड भी हो या कोई भी हो जाए, मतलब मुझे कोई अननोन भी अगर मुझे आगे मिलता है तो मुझसे बात करेगा, तो मेरे अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि एक बार मैं उसको जरूर मोटिवेट कर दूंगा। बाद में मुझे नहीं पता रिजल्ट क्या होगा, क्या तो बाद में मेरे को गाली दे दे कि ज्यादा मोटिवेट कर दिया, लेकिन इतना मेरे अंदर है कि मैं मोटिवेट काफी अच्छे से कर सकता हूँ। मम्मी पापा की ऐसी कौन सी क्वालिटी है जो आप एडमायर करते हो? जो मुझे सबसे अच्छी क्वालिटी मेरे अंदर फादर की लगती है, पेशेंस, यानी सब्र। उनके अंदर इतना पेशेंस है यार, मैं कहता हूँ कि मैं तो उनसे पेशेंस ही सीखा है। अगर लाइफ में कोई सबसे ज्यादा, अगर कोई मुझसे पूछे कि अपने माँ बाप से अगर सबसे ज्यादा क्या सीखा है, वो है पेशेंस। दैट्स ग्रेट। सर, जैसे मैं पूछूं कि आपकी फेवरेट
हॉलीडेज की डेस्टिनेशन क्या है, तो कौन सी चूज करोगे? मैं इतना ज्यादा तो मैं कभी घूमा नहीं हूँ यार। मैं मतलब मुझे ट्रैवलिंग पसंद है, पर ड्यू टू पहले मैं पढ़ाई में जब थोड़ा फोकस था या कोचिंग वगैरह को लेके, और अभी जॉब हो गया तो अभी इतना टाइम नहीं लग पाता है। लेकिन अगर मुझे कभी मौका मिलता है तो आई वुड लव टू विजिट ऑस्ट्रेलिया। ओके, दैट्स वहाँ ग्रेट। मेरे फ्रेंड वहाँ मेरे फ्रेंड भी हैं, और मुझे इनवाइट भी करते रहते हैं कि आजा, कोई दिक्कत नहीं है, एंजॉय करेंगे। ओके, योर फेवरेट टीवी शो? अभी तो मुझे टीवी देखे ही 3 से 4 साल हो गए हैं यार। मैं मतलब बहुत ही कम टीवी देखता हूँ, मुझे टीवी देखना पसंद नहीं है। हाँ, वेब सीरीज मैंने देखी है एक दो, हाँ। वो भी अभी तो नहीं देखता। लेकिन अगर मुझे आज तक देखें कि आज तक मैंने कोई सबसे बेस्ट शो अगर देखा जो मुझे पसंद आया, तो वो था गेम ऑफ थ्रोन्स। वाह, सबका मोस्टली बहुत लोगों का, इंजीनियर्स का तो काफी लोगों का मतलब फेवरेट रहता है ये गेम्स ऑफ थ्रोन। नहीं, अभी मनी हाइस्ट आ गया ना, बता रहे मनी हाइस्ट चैलेंजिंग है, हाँ बट मैंने अभी देखा नहीं है यार। हाँ, मनी हाइस्ट नहीं देखा मैंने। वो भी मतलब है काफी अच्छा है। अ, तो अगर योर फेवरेट एक्टर एंड एक्ट्रेस? एक्टर एक्ट्रेस जैसा तो यार फेवरेट जैसा तो कुछ नहीं है, बट अगर मुझे इसकी बात करें कि हीरोइन में बात करें, तो मुझे आलिया भट्ट ठीक लगती है। जो उसने मैंने उसकी जो फर्स्ट मूवी, तो वो ठीक है, फर्स्ट मूवी तो इतनी अच्छी एक्टिंग नहीं थी, लेकिन जब मैंने उसकी उड़ता पंजाब देखी थी, हाँ। और फिर मैंने उसकी हाईवे देखी थी brother, तो उसके बाद तो यार आई लव हर एक्टिंग। यस। अगर इसी कंटिन्यूएशन में पूछो कि योर फेवरेट मूवी? फेवरेट मूवी जैसा कुछ नहीं ब्रदर। अगर पूछते हो फिर भी, अगर मुझे तो मुझे लगता है कि अगर आज तक भी जो मुझे लगी है मूवी कि हाँ ये देखने लायक है, वो इस मूवी में सब कुछ है जो एक इंसान को चाहिए, यस। तो वो थी फॉरेस्ट गंप। ओके, बॉलीवुड। फॉरेस्ट गंप है 1994 की हॉलीवुड मूवी। अगर आप इसको देखते हैं तो इतनी मोटिवेशन, मतलब इतनी अच्छी मूवी है कि लगता है कि आपको जिंदगी ऐसी ही जीनी चाहिए, कभी ज्यादा टेंशन पे ज्यादा बढ़ना नहीं है, चिंता ज्यादा करनी नहीं है। जो मिल रहा है उसको एंजॉय करते जाना है, जहाँ पे किस्मत आपको लेके चली गई तो बस उसको एंजॉय करना है, फिर वहीं पे जितना हो सके उतना बेस्ट देना है। दैट्स ग्रेट। सर, अगर मैं आपको 2 सेकंड दूं और 2 ऑप्शन दूं, तो उसमें आपको चूज करना है कि विच ऑप्शन यूड लाइक। दैट इज मुझे आल्सो अगर जस्टिफाई करना है, जस्ट सेलेक्ट करना है। जस्ट पिक करना है। आई मीन रैपिड फायर टाइप का है, लेकिन ओके, इसमें 2 ऑप्शंस होंगे। लव या तो पिक कर, फ्रेंडशिप? जस्ट आई जस्ट हैव हाँ। लव। मनी या हैप्पीनेस? हैप्पीनेस। डू यू वॉच सो वन एपिसोड एट अ टाइम, या बिगिन होल शो टिल कंप्लीट? नहीं, एक ही साथ में पूरा सीजन देखना है यार, एक एपिसोड में क्या होता है। माहौल एक में तो माहौल ही नहीं बन पाता एक एपिसोड में तो यार। फिजिकल स्ट्रेंथ या मेंटल स्ट्रेंथ? मेंटल स्ट्रेंथ। डू यू इसमें मैं प्रेफर? एक लाइन ऐड करना चाहूंगा ब्रदर, यस। इसमें मैं एक लाइन ऐड करना चाहूंगा कि अगर कभी किसी को डाउट लगता है कि नहीं फिजिकल स्ट्रेंथ ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो एक बार अल्बर्ट आइंस्टाइन ने महात्मा गांधी जी के लिए ये बात कही थी कि आने वाले समय में कोई ये बिलीव नहीं कर पाएगा, ये इतने हड्डी और मांस का आदमी ने पूरी दुनिया को नचा दिया था। महात्मा गांधी जी के लिए उन्होंने ये लाइन बोली थी, तो इसलिए मेंटल स्ट्रेंथ इज वेरी नेसेसरी। यस यस यस, दैट्स ग्रेट। और ग्रेट लाइन सर आपने ऐड किया है। सर, थैंक यू थैंक यू। यू आर इंट्रोवर्ट या एक्सट्रोवर्ट? आई विल से आई एम बैलेंस्ड। ओके, एफबी या इंस्टाग्राम? इंस्टाग्राम। ओके, हॉलीवुड या बॉलीवुड मूवी? बॉलीवुड। So I think I finished my all questions, and I would like to thanks to you, sir, for your presence and this wonderful conversation. And I hope you enjoyed too. And do you like to say something for our audience? And fine. मैं फाइनली यार यही कहना चाहूंगा कि जितना हो सके लाइफ में एंजॉय करो, इतना एंजॉय करो जब तक आपको एंजॉय अगर मीनिंगलेस ना लग जाए ना कि एंजॉय करना तो मीनिंगलेस है लाइफ में, तब हमें कहीं और ध्यान देना चाहिए। Yes. तो जितना हो सके उतना एंजॉय करो, और जिस मोमेंट में हो सके जितना हो सके उतना एंजॉय करो। Wow, great line, sir. मतलब अपने एंड पैशंस को फॉलो करो, लेकिन उसके साथ साथ लाइफ में थोड़ा सा एंजॉय करना, जर्नी को एंजॉय करना भी जरूरी है। जो फ्यूचर का जो ब्रिज बनेगा ना वो आज से ही बनेगा, तो आज ही एंजॉय करना शुरू कर दो यार। तो फ्यूचर में आज एक एक दिन जीते जाओगे तो जिंदगी जीते जाओगे, तुम आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। यस यस, दैट्स ग्रेट सर। इसी के साथ सर, थैंक यू सो मच सर बीइंग विद अस। यस सर। थैंक यू ब्रदर, मुझे भी यार काफी अच्छा लगा, रियली एंजॉयड विद यू। काफी मुझे लग रहा था कि कम कन्वर्सेशन होगी, पर ये काफी खिंच गया है, तो पर अच्छा लगा यार, काफी बढ़िया लगा। एंड
आई विश ऑल द बेस्ट फॉर यू यार। ऐसे ही थोड़ा इनफॉर्मली सबसे यार इंटरेक्ट करते रहो, दुनिया के सामने लाते रहो, ये अच्छा लगे, ताकि जान के अच्छा लगे। और इनफॉर्मली का सबसे बेस्ट ये होता है कि सबको लगता है कि कोई स्पेशल नहीं है, सब नॉर्मल ही है। किसी ने मेहनत कम कर लिया, किसी ने ज्यादा कर लिया, किसी की थिंग्स किसी के फेवर में चली गई, किसी के फेवर में नहीं गई है। तो वो एक जो ब्रिज बन जाता है कि नहीं, जिसका हो गया वो बहुत ही तुर्रम खां है, और जिसका नहीं हुआ वो बहुत ही लो लेवल है। तो इसका बेस्ट एग्जांपल अगर देना चाहूँ तो वो आप ही हो। मतलब आपने इतनी मेहनत करी है, अभी आप पहले अभी IIT से आपने एमटेक करी है, अभी IIT बॉम्बे में PhD कर रहे हो। तो मैं ये कहूंगा नहीं ब्रदर कि अगर वो ES के टाइम पे हमारे ईयर में कोई AR1 था, और अगर आप हो तो आप कुछ कम हो किसी से। थैंक आप यू अब सो जहाँ मच। पे भी हो अच्छे हो, और आप इतनी मेहनत कर रहे हो यार, मुझे बहुत अच्छा लगा जान के यार। एंड वी नियरली टॉक्ड अबाउट आफ्टर 2 years आई थिंक। यस यस यार सर। यार अभी तो तुम यार काफी इम्प्रूवमेंट भी हो यार तुम्हारे अंदर। तब तो थोड़ा रहते थे, स्ट्रेस में रहते थे, तो उस टाइम तो प्रेशर होता है स्टडीज का, लेकिन yes, अभी यार काफी बढ़िया हो गया यार। ऐसे ही आगे बढ़ते रहो यार, एंड आगे जो जर्नी है आई होप कि वो आपके लिए और बेटर होगी। तो वैरायटी और डाइवर्सिटी ऐड करते रहो। अब मेरी यही यार विश्वास है कि आप बहुत आगे तक इस चैनल को, और हमारे जो थॉट्स है, हमारे विचार है, उनको बहुत आगे तक लेके जाओगे। थैंक यू सो मच सर फॉर योर काइंड वर्ड्स। एक्चुअली सर मैंने जो ये थीम रखा था लाइक इनसाइड टॉक, और इसका चैनल का मोटो ये था कि डिस्कवर टू लाइक फैक्ट्स को फाइंड आउट करना, अ जर्नी टू डिस्कवर फैक्ट्स। और इसमें इनसाइड टॉक में हम वही चीजें पूछते हैं जो उसके इनर कोर से आता है। आई मीन जो उसने फील किया है, जो उसने एक्सपीरियंस किया है, उस जर्नी को ऑडियंस को दिखाना चाहते हैं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू ब्रदर, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर सच अ ग्रेट इनिशिएटिव, कीप गोइंग अहेड ब्रदर।